ओके, सो डिफ्रैक्शन इस पर्टिकुलर टॉपिक से हम लोग अपने डिस्कशन को आगे बढ़ा रहे थे, विच इज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ वेव ऑप्टिक्स। अब डिफ्रैक्शन की पूरी एक थ्योरी और उसके रिलेटेड कंडीशंस अबाउट द प्रिंसिपल मैक्सिमा एंड द सेकेंडरी मैक्सिमा एंड द सेकेंडरी मिनिमा, ये सारी कंडीशंस हमने कवर कर ली। और पिछले लेक्चर में हमने ये भी देखा कि रेजोल्यूशन का क्या क्राइटेरिया है, दैट वी यूजुअली कॉल इट एज रिलीज क्राइटेरिया फॉर द रेजोल्यूशन ऑफ इमेजेस। तो हमें ये पता चला कि जब मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हमारे पास होते हैं तो उनकी जो इमेजेस हैं डिफ्रैक्शन के बाद कह लीजिए, या इवन एक्सक्लूडिंग डिफ्रैक्शन, उनकी इमेजेस जो हैं वो ओवरलैप हो जाती हैं। रेफरिंग टू डिफ्रैक्शन हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि उनके प्रिंसिपल मैक्सिमास जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रहे हैं, जिसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट्स हमको क्लियरली या वेल डिफाइंड या सेपरेटेड नजर नहीं आते हैं। तो रेली ने हमको एक क्राइटेरिया बताया कि इस तरीके से अगर डिफ्रैक्शन होता है और इमेजेस कम से कम इतना सेपरेशन ले लेती हैं विच इज इक्वल टू लैम्बडा बाई ए इन एंगुलर टर्म्स, तो हमें उनकी इमेजेस प्रॉपर तरीके से मिल सकती हैं और वो जस्ट रिजॉल्व के क्राइटेरिया में हम उसे कंसिडर कर सकते हैं। सो ये सारी बातें अपनी प्रीवियस लेक्चर में बाकायदा अच्छे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के साथ हो गई। तो हमारे माइंड में एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे ये आएगा कि ये सारी चीजें हमें या इन प्रैक्टिकल ये कहाँ अफेक्ट करती हैं। ठीक है, हो रहा है डिफ्रैक्शन और ये सब ठीक है, बेसिकली ये अफेक्ट कहाँ करती हैं? रिजॉल्विंग लिमिट की जहां बात आती है या रिजॉल्विंग पावर की जहां बात आती है, तो वेयर इज इट्स रोल, वेयर इज इट्स कंसिडरेशन इन द प्रैक्टिकल सेंस? सो ये एक बहुत सीरियस इश्यू है एज फार एज वी कंसिडर the performance, the resolving powers of a microscope and telescope. It's very serious, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट्स काफी नजदीक नजदीक हैं, बहुत ही एक दूसरे से क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रखे गए हैं, कुछ नैनोमीटर या कुछ माइक्रोमीटर डिस्टेंस पे रखे गए हैं, और अगर हमने सही तरीके की माइक्रोस्कोप, जिसे हम कहेंगे अच्छी पावरफुल माइक्रोस्कोप, अगर हमने यूज नहीं की, तो हम इन ऑब्जेक्ट्स के बनने वाले इमेज को भी सेपरेटली नहीं देख पाएंगे। ओके, जैसे देखिए कई बार होता है ना कि नेकेड आई से हम किसी चीज को देख रहे हैं, ब्लड को देख रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो बस वो हमको एक ड्रॉप की शक्ल में दिखता है। लेकिन उसी ब्लड सैंपल को अगर हम माइक्रोस्कोप के नीचे रखते हैं तो वो हमको बाकायदा ब्लड सेल्स अलग अलग करके दिखते हैं पूरे। तो पहले क्या हो रहा था, तो सारे इमेजेस एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रहे थे, हम उन्हें सेपरेट नहीं देख पा रहे थे। लेकिन माइक्रोस्कोप में रखने के बाद क्या हुआ, अच्छी अच्छी वेल सोफिस्टिकेटेड माइक्रोस्कोप में रखने के बाद ये हुआ कि उनके इमेजेस हमको अलग अलग करके दिखना पॉसिबल हुआ, क्योंकि उस माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग लिमिट काफी कम है कह लीजिए, या रिजॉल्विंग पावर काफी ज्यादा है। तो ये फर्क पड़ता है। अब इसी एग्जांपल को आप ऐसे ही सोचें कि जिस माइक्रोस्कोप में हम ब्लड का सेल ठीक से देख पा रहे हैं, उसी माइक्रोस्कोप में हम एटम या इलेक्ट्रॉन्स या न्यूक्लियस ये सब कुछ नहीं देख सकते, क्योंकि उस माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर उतनी ज्यादा नहीं है कि वो माइक्रोस्कोप हमें एटॉमिक स्ट्रक्चर दिखा सके। ठीक है, तो इसका जो इफेक्ट है या इसका जो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है, ये माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप के रेफरेंस में हो सकता है। अब हमारे सिलेबस में ये एक एडिशनल कंसेप्ट की तरह हम इसे फिलहाल कंसिडर करेंगे, क्योंकि ये चीजें थियोरी पेपर्स में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं। नीट में मेरा ख्याल है ये सेक्शन कट भी हो गया है, अब ये नहीं आएगा नीट में। हाँ, लेकिन जेई और सीईटी की एग्जामिनेशन में ये आ सकता है। टू सम एक्सटेंट जेई में भी आई जस्ट हैव टू चेक कि है या नहीं, बट इट्स अ पार्ट ऑफ टेक्स्ट बुक। तो ये थियोरी पेपर के लिए बहुत ज्यादा एसेंशियल है, और हमारे थियोरी एग्जामिनेशंस में आप देखें तो 2-3 मार्क के आर्टिकल इस पे लगातार पूछे गए हैं, इस पे न्यूमेरिकल्स लगातार पूछे गए हैं कि रिजॉल्विंग पावर ऑफ अ माइक्रोस्कोप कैसे आइडेंटिफाई किया जाए और रिजॉल्विंग पावर ऑफ अ टेलीस्कोप कैसे आइडेंटिफाई किया जाए। तो इसे हम एक थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ही समझेंगे, बोर्ड्स की एग्जामिनेशंस में क्या रिक्वायर है और कैसे न्यूमेरिकल्स बोर्ड की एग्जामिनेशन में एक्सपेक्टेड है, उसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम इन चीजों को कवर करेंगे। नाउ लेट मी टेल यू कि हम इसमें माइक्रोस्कोप की इंटरनल कंस्ट्रक्शन और उसके
रिक्वायरमेंट ऑफ लेंसेस पर यहाँ बिल्कुल बात नहीं करेंगे। हम माइक्रोस्कोप के लिए बस एक जनरल स्कीम समझेंगे और हमारा फोकस इस बात पे रहेगा कि यहाँ माइक्रोस्कोप के लिए रिजॉल्विंग पावर या रिजॉल्विंग लिमिट कैसे बताई जा सकती है। तो सबसे पहले मैं एक सिंपल माइक्रोस्कोप यानी कि एक सिंगल लेंस की हेल्प से इन चीजों को आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। लेट्स से कि हमारे पास एक सिंपल सी माइक्रोस्कोप है, यानी कि एक सिंपल सा कॉन्वेक्स लेंस। सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंगल कॉन्वेक्स लेंस, लाइक दैट। तो ये स्कीमेटिक है। आप इसमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप पर भी सेम प्रिंसिपल अप्लाई कर सकते हैं, या उससे ज्यादा कोई और सोफिस्टिकेटेड माइक्रोस्कोप आपके पास है तो उस पर भी आप ये सेम प्रिंसिपल अप्लाई कर सकते हैं। तो हम यहाँ इन चीजों को बस एक स्कीम की तरह समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब जो माइक्रोस्कोप हमारे पास है, लेट्स से कि उसका फोकल लेंथ एफ है, उसका जो डायमीटर है इस तरीके से, अपर से लोअर एज वो ए ऐसे हम यूज करेंगे एज सच कि हमारे लिए ये एक स्लिट का काम कर रहा है और इसमें से हम लाइट एंटर कराते हैं। लेट्स से कि हमारे पास यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसका एक प्रोस्पेक्टिव या एक पॉसिबल इमेज हम बनाना चाहते हैं। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से बच्चों हम ये देखेंगे कि इसकी पॉसिबल इमेज जो है हम ऐसे यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। दिस कैन बी अ सिंपल पॉसिबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इट्स इमेज। ये लाइट रेज आ रही है यहाँ से, कुछ लाइट रेज आप ऐसे ऊपर भी दिखा दें, नीचे दिखा दें। एक सिंपल सा रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। आई एम नॉट स्ट्रिक्ट इन ड्राइंग द रे डायग्राम एज पर ज्योमेट्रिकल रूल्स, बट एक सिंपल सा रिप्रेजेंटेशन। तो यहाँ पर बच्चों इसकी एक पॉसिबल इमेज बन रही है। अब पॉसिबल इमेज बनने का मतलब ये है कि रेफरिंग टू डिफ्रैक्शन मैं कह सकता हूं कि यहाँ प्रिंसिपल मैक्सिमा बना है और उसके आसपास में ऐसे छोटे छोटे दूसरे सेकेंडरी मैक्सिमा, मिनिमा, ये सारी चीजें यहाँ पे बन चुकी हैं। ये समझ आया आपको? इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बना दिया मैंने यहाँ पे छोटा सा। लेट्स से कि ये इसका पहला P1 point representing its image or an object location of O1. Now let us consider कि यहाँ पे हमारे पास एक दूसरा ऑब्जेक्ट भी है। ये थोड़ा सा दूर मैं यहाँ पे रखता हूँ, इसका नाम मैंने रख दिया O2, और मैं ये भी यहाँ पे बता रहा हूँ कि इन दोनों में जो गैप है ये D है। अब इस सेकंड ऑब्जेक्ट से भी हमको पॉसिबली कुछ इमेज बन के मिल सकती है, देखा जाए तो लेट्स से कि इसकी जो इमेज मैं बना सकता हूं मैं यहाँ पे नॉट ऑन द ज्योमेट्रिकल रूल्स, लेकिन मैं बस यहाँ पे इसको बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसकी इमेज यहाँ बन गई लाइक दिस। अब बच्चों इसकी इमेज यहाँ बनने का सीधा सा मतलब ये भी है कि इसके लिए यहाँ पे एक प्रिंसिपल मैक्सिमा आप ऐसे क्लेम करोगे और ये लाइक दिस। तो आप कह सकते हो कि ये P2 है। अब आप एक चीज यहाँ पे खास नोटिस करो कि अगर यहाँ पे मैं इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को नजदीक ले आता हूं तो क्या ये दोनों प्रिंसिपल मैक्सिमा भी नजदीक आने लग जाएंगे? और अगर ये ऐसे ही नजदीक आते गए तो ये दोनों प्रिंसिपल मैक्सिमा भी इतने नजदीक आ जाएंगे कि मानो जैसे इसकी इमेज एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो गई है। अब हमको ये दो नहीं एक दिख रहे हैं। मतलब इस माइक्रोस्कोप में यहाँ किस तरीके की इमेजेस हमें मिलेंगी, क्या वो इमेज वेल डिफाइंड और सेपरेटेड हैं या नहीं है, ये सारा कुछ इस दोनों ऑब्जेक्ट के बीच के डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। तो हमने फौरन इस बात को पकड़ लेना चाहिए कि यहाँ पर रिजॉल्विंग लिमिट जो है ये डिस्टेंस है। ये डिस्टेंस ही रिजॉल्विंग लिमिट है अगर देखा जाए तो। आ रही ना बच्चों बात समझ? यस सर। क्योंकि ये डिस्टेंस अगर और कम हो गया, कुछ माइक्रोमीटर से घट के कुछ नैनोमीटर हो गया या कुछ एंगस्ट्रॉम हो गया, तो हम देखेंगे कि ये बिल्कुल ओवरलैप हो गया। अब यहाँ पे अगर मैं एक छोटा सा पत्थर रखता हूँ, मान लो स्टोन रखता हूँ, और उस स्टोन में दो एटम्स हैं ऐसे, अब सिंपल माइक्रोस्कोप के नाम पे एक लेंस में इस्तेमाल करूं तो क्या मुझे यहाँ पे दो दो एटम्स देखने को मिलेंगे क्या? नहीं मिलेंगे। वो इतने नजदीक हैं कि इस माइक्रोस्कोप में इतना दम नहीं है, इतनी पावर नहीं है कि उसके डिफ्रैक्शन पैटर्न अलग अलग बना सके। तो हर माइक्रोस्कोप या हर लेंस का अपना एक लिमिट होगा, अपनी एक मैक्सिमम कह लीजिए उसकी पावर होगी कि उससे ज्यादा वो और उसको सेपरेट करके हमको नहीं दिखा सकता। नहीं तो फिर क्या है, एक सादा सा लेंस पकड़ लें और कुछ भी देखने लग जाए, अंदर झांकने लग जाए किसी भी चीज के, एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर चले जाएं, एटम के अंदर चले जाएं, उसमें न्यूक्लियस के अंदर चले जाएं, प्रोटॉन और प्रोटॉन जिससे बना है एलिमेंट्री पार्टिकल उसके भी अंदर चले जाएं आप, फिर ऐसा तो नामुमकिन है। तो हर एक माइक्रोस्कोप की एक लिमिट होगी। ठीक है, अब जैसे हमारी आंखों में भी एक लेंस होता है,
तो ऐसा थोड़ी है कि हमारी आंखें अब किसी भी चीज को देख रही हैं तो एटम तक झांक पा रहे हैं हम, ऐसा तो नहीं होगा। सो ये जो मिनिमम सेपरेशन है इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में, जिसे हम माइक्रोस्कोप के थ्रू जब देखते हैं तो हमें दो वेल डिफाइंड और सेपरेटेड इमेज अगर मिल पाते हैं तो वो रिजॉल्व हो गया, और अदरवाइज वो रिजॉल्व नहीं हुआ। अब आप लॉजिकली सोचें कि इन दोनों प्रिंसिपल मैक्सिमास में कम से कम कितना एंगुलर सेपरेशन रहना चाहिए? लैम्बडा बाई ए, अगर आप दिमाग चलाएं तो। लेकिन जब हम किसी माइक्रोस्कोप के लिए रिजॉल्विंग लिमिट को डिफाइन करते हैं तो बहुत सारे फैक्टर्स यहां पर काम करते हैं, जिसमें एक फैक्टर ये भी है कि हमने लेंस कितना बड़ा इस्तेमाल किया है, और उसके करस्पॉन्डिंगली यहां पर जो ये एंगल बन रहा है, देखो मैं ब्लैक कलर से बना रहा हूं, इसे मैं लिखता हूं अल्फा, जिसे हम कहते हैं सेमी वर्टिकल एंगल, या कह सकते हैं सेमी वर्टेक्स एंगल, क्योंकि टोटल तो इधर पूरा ऊपर तक जाना चाहिए, तो हमने सिर्फ आधा लिया। ये एंगल कितना बन रहा है, लेंस कितना बड़ा बनाया, लेंस कौन से मटेरियल का बनाया हुआ है, लेंस की अपनी खुद की फोकल लेंथ क्या है, वेवलेंथ कौन सी आपने यूज की, ये सारे फैक्टर यहाँ पर कंसिडरेशन में आते हैं, और रिजॉल्विंग लिमिट हम एक खास फॉर्मूले से डिफाइन करते हैं, दैट इज दिस। अब एक बात तो मैंने आपको बता दी कि रिजॉल्विंग लिमिट डी है, मैं फॉर्मूला डायरेक्ट पुट अप कर रहा हूं। इट इज 1.22 लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 साइन अल्फा, वो भी कब? जब ऑब्जेक्ट सेल्फ इल्यूमिनेटिंग होगा। सेल्फ इल्यूमिनेटिंग का मतलब है ऑब्जेक्ट खुद अपनी रोशनी, खुद लाइट अपनी खुद निकालता है। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट सेल्फ इल्यूमिनेटिंग नहीं है और हमको पीछे से उसको वेवलेंथ देनी पड़ रही है, एक्स्ट्रा लाइट हमको यहाँ पे लगानी पड़ रही है ताकि हम ऑब्जेक्ट को इल्यूमिनेट करें और फिर उसकी इमेज बनाएं, तो सिर्फ ये 1.22 का फैक्टर आपने यहाँ से हटा देना है। सो इट विल बी जस्ट लैम्डा अपॉन 2 साइन अल्फा। गेटिंग इट राइट? अब इसके डेरिवेशंस और ये बाकी के डिस्कशंस बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं है हमारे थियरी एग्जामिनेशन में, बस इसे डायरेक्ट यूं ही लिखा जाता है, डायरेक्टली ही पूछा जाता है। हाँ, इसमें कुछ वेरिएशंस जरूर कराए गए हैं। एबी नाम के एक साइंटिस्ट हैं, एबीज करेक्शन कहा जाता है उसे, तो उन्होंने इसमें कुछ वेरिएशंस कराए। क्या वेरिएशंस कराए, ध्यान से देखें। तो माइक्रोस्कोप का जो सराउंडिंग एरिया है उसमें कई बार लाइट रिफ्रैक्ट होकर के इधर उधर चली जाती है, और वो प्रॉपर इमेज बनने के प्रोसेस में थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो जाता है उसकी वजह से। तो लाइट को हम लूज न करें और प्रॉपरली जैसा ऑब्जेक्ट है वैसा ही हमको पॉसिबली इमेज मिल सके, इसलिए हम माइक्रोस्कोप के यानी कि इस लेंस के सराउंडिंग रीजन में ऑयल्स का इस्तेमाल करते हैं। कुछ ऑयल, कुछ मीडियम यहाँ पे रखते हैं, हवा के बजाय हम यहाँ पे ऑयल, या फॉर एग्जाम्पल मैं वाटर बोल दूं आपको समझाने के लिए, पानी में रख देते हैं फॉर एग्जाम्पल, बट पानी बेसिकली नहीं रखते हैं, वहां पर ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है, और खास वुड ऑयल वहां पे यूज होता है, सीडरवुड ऑयल बोलते हैं उसको, वो ऑयल वहां पे यूज होता है। तो बस करना ये है कि एक एक्स्ट्रा टर्म आपने यहाँ पे ऐड कर लेना है, आई में से इंट्रोड्यूस कर देना है। लेट मी राइट दिस एज 1.22 लैम्डा डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा 2 म्यू साइन अल्फा। अब आपने नोटिस किया कि यहां मैंने म्यू एडिशनल टर्म इंट्रोड्यूस किया। हाँ, ये भी ये 1.22 के साथ है तो सेल्फ इल्यूमिनेटिंग है। अगर सेल्फ इल्यूमिनेटिंग नहीं है तो यही रिजॉल्विंग लिमिट हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 साइन अल्फा। म्यू नहीं आएगा, सॉरी, लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 म्यू साइन अल्फा, सॉरी फॉर दैट, lambda divided by 2 mu sin alpha, where mu is the refractive index of that particular oil which we are introducing, which we are placing surrounding to the lens. इससे फायदा क्या होगा ऑयल से? तो लाइट इधर उधर जो रिफ्रैक्ट होकर के चली जा रही है वो बच जाएगा। अब इसमें जो फैक्टर है म्यू साइन अल्फा, ये जो फैक्टर है म्यू साइन अल्फा, इस पर्टिकुलर फैक्टर को हम एक खास नाम देते हैं, हम इसे कहते हैं न्यूमेरिकल अपर्चर। ठीक है, क्या नाम देंगे इसको हम? न्यूमेरिकल अपर्चर। सॉरी फॉर दैट, हम इसे नाम देंगे न्यूमेरिकल अपर्चर, NA, न्यूमेरिकल अपर्चर। तो बच्चों यही जो फॉर्मुलीज है ना, ये दोबारा लिखने पर ऐसे नजर आएंगे, 1.22 लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ Na। If we are using external source of light, then lambda divided by 2 times of Na. ओके, where Na is the numerical aperture। अब न्यूमेरिकल अपर्चर इन जनरल क्या है बच्चों? तो सिंपल सी बात है, ये लेंस का पूरा डायमीटर है, ये लेंस तुमने कितना बड़ा इस्तेमाल किया, इसी को हम न्यूमेरिकल अपर्चर बोलेंगे। मतलब
अपर्चर इन द सेंस उसका जो एरिया है, उसका जो विड्थ है जिसके अंदर से लाइट क्रॉस होकर के दूसरी तरफ निकलने वाली है, उस पूरी चीज को हम कॉल करेंगे न्यूमेरिकल अपर्चर। ओके, सो ऑल दीज थिंग्स, चाहे मैं ऐसे लिखूं या डायरेक्ट न्यूमेरिकल अपर्चर के रेफरेंस में लिखूं, ये है रिजॉल्विंग लिमिट्स। बट इफ वी वांट टू गो फॉर रिजॉल्विंग पावर, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं रिजॉल्विंग पावर हम कैसे लिखेंगे? तो बच्चों आंसर सिंपल है, रिजॉल्विंग पावर इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ रिजॉल्विंग लिमिट विच इज इक्वल टू 1 by d। तो बेटा रिजॉल्विंग पावर मैं ऐसे लिख सकता हूं, 2 times of numerical aperture divided by 1.22 lambda for self illuminating sources, और resolving power is equal to 2 times of numerical aperture divided by lambda for externally used light। तो ये हैं आपके फाइनल आंसर्स। आप जरूरत पड़ने पर यहां से Na हटा करके म्यू साइन अल्फा भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम्स। गेटिंग इट? Yes. अब इससे पहले के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में मान लीजिए या हमारे बोर्ड्स के एग्जामिनेशन में मान लीजिए, कई बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं कि हम रिजॉल्विंग पावर माइक्रोस्कोप का कैसे इंक्रीज करें, कैसे हम उसे बढ़ाएं। तो बहुत सिंपल है, न्यूमेरिकल अपर्चर बढ़ाओ, बड़ा लेंस इस्तेमाल करो, ऐसा लेंस इस्तेमाल करो जिसका न्यूमेरिकल अपर्चर ज्यादा होगा, न्यूमरेटर ज्यादा हो गया तो रिजॉल्विंग पावर बढ़ जाएगी। दूसरा तरीका है वेवलेंथ घटाओ, जो लाइट आप यूज कर रहे हो वो कम वेवलेंथ की यूज करो। जितनी कम वेवलेंथ की लाइट आप यूज करोगे, कंपैरेटिवली आप देखोगे कि वेवलेंथ कम होने पर रिजॉल्विंग पावर बढ़ सकती है। सो देयर आर सर्टेन पॉइंट्स जस्ट टू राइट इन एग्जामिनेशन, मैंने पुट अप कर लिया कि न्यूमेरिकल अपर्चर को इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है वेवलेंथ को, और अल्ट्रावायलेट लाइट यूज करना है। अल्ट्रावायलेट लाइट का मतलब यहाँ पे ये होगा कि ये कम वेवलेंथ की लाइट्स मानी जाएंगी कंपैरेटिवली, तो हम अल्ट्रावायलेट लाइट अगर यूज करते हैं तो रिजॉल्विंग पावर हम और ज्यादा बढ़ाएंगे। क्वार्ट्ज लेंस कैन गिव मोर रिजॉल्विंग पावर, इसलिए कि इस मटेरियल में हमें उतना ज्यादा रिफ्रैक्शन देखने को नहीं मिलेगा कंपैरेटिव टू ग्लास, तो हमें क्वार्ट्ज का मटेरियल अगर हम यूज करते हैं तो हमें ज्यादा रिजॉल्विंग पावर मिलेगी। अब ये सब एक्स्ट्रा एडिशनल पॉइंट्स है, बेसिकली सिर्फ दो बातें हैं, न्यूमेरिकल अपर्चर को इंक्रीज करना फिजिकल पैरामीटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, और वेवलेंथ को डिक्रीज करना। सो ये छोटा सा आर्टिकल था रिगार्डिंग द रिजॉल्विंग पावर ऑफ अ माइक्रोस्कोप। अब बात करते हैं एक छोटे से और अगले आर्टिकल में, रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप। माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप में पहला फर्क तो आप बता दें मुझे कि टेलीस्कोप में हम क्या करेंगे, माइक्रो चीजें नहीं देखेंगे बल्कि ऐसी चीजें देखेंगे जो डिस्टेंस पर हैं, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को हम टेलीस्कोप में देखते हैं। ठीक है, अब टेलीस्कोप में भी आपको पता होगा हम लोग लेंस इस्तेमाल करते हैं। सो लेट्स से कि ऐसा कोई लेंस है, ये थोड़ा सा बड़ा मैं बना रहा हूं, जिसकी विड्थ ऊपर से नीचे तक आप कह सकते हैं, या इसका डायमीटर आप कह सकते हैं ऊपर से नीचे तक, ये ए है फॉर एग्जांपल। अब लाइट बच्चों यहां जो आ रही होगी ना, ये तो इन्फिनिटी से आ रही होगी, आप इतना तो समझते हैं आप। क्यों हम लाइट को इन्फिनिटी बोलेंगे? इसलिए इन्फिनिटी बोलेंगे कि हम टेलीस्कोप की बात कर रहे हैं, और टेलीस्कोप में हम काफी दूर की चीज देखते हैं, बहुत ज्यादा दूर की चीज देखते हैं, तो सीधी सी बात है कि हमारे लिए ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यहाँ पर प्रोवाइडेड नहीं है। अब आप मून देख रहे हैं, सन देख रहे हैं, या कोई दूसरा प्लैनेटरी सिस्टम देख रहे हैं, या किसी दूसरे गैलेक्सी को देख रहे हैं आप टेलीस्कोप में, तो वो तो इतना दूर है कि भाई उसके लिए डिस्टेंस का कैलकुलेशन ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से तो बनता ही नहीं है। तो ऑब्जेक्ट इज एट व्हाट? इन्फिनिटी। नाउ वी विल बी गेटिंग इट्स इमेज। तो ऐसे इसकी इमेज बन गई मान लो कुछ हद तक ये। अब यहाँ इमेज बनने का सीधा सा मतलब ये है कि यहाँ पर हमको एक प्रिंसिपल मैक्सिमा बनेगा और उसके सराउंडिंग में कुछ मिनिमास वगैरह वगैरह वाला कंडीशन यहाँ पे एज यूजुअल जैसे होता है वैसे बन। नाउ सपोज एक दूसरी भी ऑब्जेक्ट है जिससे लाइट हमारे पास ऐसे आ रही है, हल्का सा बेंड, हल्का सा बेंड। सो ये इमेज को यहां बना रहा है, जस्ट इमेजिन करें ये इमेज को यहां बना रहा है, तो इसको करस्पॉन्ड करता हुआ इसका प्रिंसिपल मैक्सिमा आएगा और अकॉर्डिंगली इसके मिनिमा वगैरह आ जाएंगे। लेट्स से कि भाई इनके बीच में जो एंगल यहां बन रहा है ना, ये डी थीटा है। अब आप सोचो कि अगर ये डी थीटा कम हो जाता है, डिक्रीज होता है, तो क्या ये दोनों प्रिंसिपल मैक्सिमा एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे? यस। तो यहां जो कंट्रोलिंग फैक्टर है जिससे हमें ये पता चलेगा कि यहां रेजोल्यूशन हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो कौन है? डी थीटा।
डी थीटा है। अब देखो कई बार ऐसा होता है, हम लोग एक टेलीस्कोप से देख रहे हैं आसमान की तरफ, हमको क्लस्टर ऑफ स्टार्स दिखता है, क्लस्टर ऑफ स्टार्स, मतलब हम उसमें पहचान ही नहीं पाते हैं कि भाई कितने तारे हैं उसमें, बिल्कुल एकदम एक साथ आजू बाजू इतने नजदीक नजदीक। सही है मेरा बोलना, इतने नजदीक नजदीक? सोचे आप, गलत है। तारे थोड़ी नजदीक नजदीक होंगे, वो तो काफी दूर दूर है एक्चुअली, लेकिन हमें वो नजदीक अपीयर होंगे बिकॉज वो बहुत दूर है। तो हम उसे उसके ओरिजिनल डिस्टेंस पर जस्टिफाई नहीं करेंगे, बल्कि हम उसे इस एंगल पर जस्टिफाई करेंगे जिससे लाइट आ रही है। ठीक हो रही है बात? यस। आप सोच के देखें यहां पे रिजॉल्विंग लिमिट क्या होगी? डी थीटा। ये एंगल ही रिजॉल्विंग लिमिट होगा, शाबाश। क्योंकि ये एंगल अगर डिक्रीज हो गया तो इसके रिजल्ट में ये दोनों ओवरलैप हो जाएंगे। अगर ये दोनों ओवरलैप हुए तो हमको ये दो सेपरेटेड इमेज नहीं दिखेंगे एंड वी कांट सी थिंग्स। एक साथ एक ही जगह पर अगर बहुत सारी चीजों की इमेज बन रही है तो आपने देखा ही नहीं, मानो जैसे अलग अलग दिखाई नहीं आपको। आप ऐसे ही देखोगे उसको जैसे सब कुछ इकट्ठे एक साथ है। सो यहाँ रिजॉल्विंग लिमिट जो है ये डी थीटा है। अच्छा, अब आप मुझे एक बेसिक बात बताओ कि ये मैक्सिमा और ये मैक्सिमा में कम से कम डिस्टेंस कितना होना चाहिए, या एंगुलर सेपरेशन कितना होना चाहिए रिजॉल्विंग लिमिट के लिए? लैम्डा बाई ए। वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। और ये होना चाहिए लैम्बडा बाई ए। और ये हम नहीं बता रहे हैं, रिलीज ने पहले ही बता दिया है, यहाँ पे हम कोई लॉजिक नहीं लगा रहे हैं यहाँ पे। ये गैप जो है, अगर लैम्बडा बाई ए इतने एंगल का नहीं है तो आपको ये सेपरेटेड नहीं दिखेंगे। मतलब एक्सपेक्टेड क्या है आपको, कम से कम लैम्बडा बाई ए तो होना चाहिए, इससे ज्यादा रहा तो बहुत खुशी की बात है। बहुत अच्छी बात है। आप देखिए ऑब्जेक्ट्स, यहाँ जो सितारे हैं या ऑब्जेक्ट्स हैं दूर दूर हेवेंस में, स्काईज में, वो तो सेल्फ इल्यूमिनेटिंग है ना, हम उसके पीछे जाके थोड़ी बल्ब पकड़ते हैं। मतलब यहाँ पे सिर्फ लैम्बडा बाई नहीं आना चाहिए, अगर ध्यान दिए तो क्या आना चाहिए यहाँ पे? 1.22। वेरी गुड, शाबाश। यहाँ पे आना चाहिए 1.22 लैम्बडा बाई ए। बस खत्म हो गई, यही रिजॉल्विंग लिमिट हो गई आपकी। इसमें कोई एक्स्ट्रा कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, नथिंग मोर टू एक्सप्रेस। नाउ सपोज इफ यू वांट टू गो फॉर रिजॉल्विंग पावर आरपी, तो क्या करना चाहिए बेटा आप? इसका इनवर्स, विच मीन्स 1 अपॉन डी थीटा। तो हम बिल्कुल इजीली क्लेम कर सकते हैं कि रिजॉल्विंग पावर इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय 1.22 लैम्बडा। करेक्ट हो गई बात? यस। अब मैं आपसे एक छोटी सी चीज सुनना चाहता हूं कि हम इसके रिजॉल्विंग पावर को कैसे बढ़ा सकते हैं। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है एग्जामिनेशन में। कैसे बढ़ाएंगे रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप को, हम कैसे इंक्रीज करें? लेंस बाय हाँ, वेरी गुड। सबसे पहला काम तो बेटा आपने ये करना है कि आपने एक ऐसा लेंस इस्तेमाल करना है जिसका ए वैल्यू, यानी कि उसका डायमीटर काफी बड़ा होना चाहिए, मतलब बड़ा लेंस इस्तेमाल करेंगे। और क्या करेंगे? यस, व्हाट नेक्स्ट वी कैन डू? बोले। ये रिजॉल्विंग पावर का फॉर्मूला है, आपको ये वैल्यू बढ़ानी है तो आप क्या क्या करोगे? लैम्डा डिक्रीज। यस, एक पहला आंसर तो बिल्कुल सही दिया आपने कि भाई आप ज्यादा बड़ा लेंस इस्तेमाल करिए, यानी कि ए का वैल्यू आप इंक्रीज कराइए। व्हाट एल्स वी कैन डू? हाँ, तो आप ये कह सकते हो कि सर यहाँ पे लैम्बडा के साथ इसका इनवर्स रिलेशन है तो आप लैम्बडा डिक्रीज करो, बट ये बहुत बड़ी गलती होगी। इट विल बी अ मिस्टेक। क्यों? क्योंकि जो लाइट हम रिसीव कर रहे हैं उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है। लाइट तो आ रही है स्काईज में से, सितारों से, इधर उधर, है ना, हेवनली बॉडीज से आ रही है लाइट। तो कौन सी वेवलेंथ ऑफ लाइट का इस्तेमाल करके हमने इमेज बनानी है उस पर हमारा कंट्रोल ही नहीं है। जो लाइट आएगी आपने वही इस्तेमाल करनी है। अब आप क्या कर सकते हैं उसके लिए? हाँ, बस आप ये जरूर बोल सकते हैं कि ये लाइट आई, वो वाली वेवलेंथ की आई, ये वाली वेवलेंथ की आई, लेकिन आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो ये कहना कि हम लैम्बडा को डिक्रीज करके रिजॉल्विंग पावर इंक्रीज करेंगे, ये टेलीस्कोप के लिए एप्लीकेबल नहीं है। अब ऐसा तो नहीं बोल सकते ना भाई, देखे मेरे को मून को देखना है, मेरे को क्लियरली देखना है, जा बाबा मून के पीछे बल्ब पकड़ ले कम वेवलेंथ का तो मैं मून को अच्छे से देखूं। ऐसा तो नहीं बोल सकते, तो फनी होगा, बिल्कुल बेवकूफ वाली बात हो जाएगी। तो हम लैम्बडा के बारे में यहाँ पे कोई कमेंट नहीं कर सकते। हाँ, इतना जरूर कह सकते हैं कि अगर हमारे पास मल्टीपल वेवलेंथ ऑफ लाइट को हम रिसीव कर रहे हैं
तो जो वेवलेंथ आ रही हैं उनमें से जो छोटी वेवलेंथ है उसको सिलेक्ट करके उसके थ्रू इमेज बनाने की हम कोशिश कर सकते हैं, बट दैट डज नॉट मीन्स कि लैम्बडा को डिक्रीज करो। लैम्बडा तो आप डिक्रीज ही नहीं कर सकते, जो है उसी में से सिलेक्शन करना है आपने। तो लैम्बडा पे क्लास 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से तो कमेंट न करें, एटलीस्ट इस सिलेबस के स्कोप के हिसाब से तो हम उस पर कमेंट नहीं करेंगे। बस हमारे पास एक सिंगल ऑप्शन है, अगर आपने टेलीस्कोप का रिजॉल्विंग पावर बढ़ाना है तो आपने लेंस बड़ा इस्तेमाल करना है, दैट्स इट, इसके अलावा कुछ नहीं। ओके, तो ये एक इतना छोटा सा आर्टिकल है, बस आपने इसको याद रखना है। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, यहाँ पे मैंने 6-7 क्वेश्चन रखे हैं। आइए एक एक करके इन सभी क्वेश्चंस को देखते हैं, बट बिफोर दैट आई जस्ट वांट टू कंप्लीट दिस चैप्टर बाय पुटिंग अप द कंपैरिजन बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। उसके बाद न्यूमेरिकल्स करेंगे। कंपैरिजन मैं इसलिए भी लेना चाह रहा हूं यहाँ पे क्योंकि हमारे बोर्ड्स के एग्जामिनेशन के लिए भी यूजफुल हो सकता है, जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से जहां हम चीजों को याद रखना चाहते हैं उसके हिसाब से भी यूजफुल हो सकता है। अब इंटरफेरेंस एक अलग चीज है और डिफ्रैक्शन पूरी तरीके से अलग चीज है। मैं अब इसे क्या वन बाय वन यहाँ पे रीड करके आपको बताऊंगा नहीं, आपने बस इसको पढ़ लेना है। एवरीथिंग इज प्रॉपरली एक्सप्लेन्ड, सारी चीजें आपको जो है वो बताई गई हैं, आप इसे पढ़ें और कंसेप्ट्स को रिकॉल करें। जो जो समझाया गया था बिल्कुल वैसा है क्या नहीं, ऐसा चेक करें। देखें, दो अलग अलग फिनोमेनाज हैं, लेकिन दोनों में कॉमन बात यह है कि आगे चल करके लाइट का कहीं ना कहीं ओवरलैपिंग हो जाता है, सुपर इम्पोजिशन हो जाता है और दोनों में हमें कुछ बैंड्स मिलते हैं। मोटा मोटा हिसाब किताब मैं ये कह सकता हूं कि इंटरफेरेंस के बैंड्स जो हैं वो काफी स्टेडी होते हैं, यूनिफॉर्मिटी उसमें होती है, डिस्टेंसेस एक जैसे होते हैं और अल्टरनेटली डार्क और ब्राइट बैंड्स हमको मिलते जाते हैं। जबकि डिफ्रैक्शन के बैंड्स ये उतने स्टेडी नहीं होते हैं, नॉन यूनिफॉर्म होते हैं। सेंट्रल ब्राइट बैंड काफी बड़ा होता है कंपैरेटिव टू द अदर ब्राइट बैंड्स एंड द डार्क बैंड्स। साइजेस यहाँ पे यूनिफॉर्म नहीं है, इंटेंसिटी यूनिफॉर्म नहीं है, लिमिटेड नंबर ऑफ बैंड्स हमको यहाँ पर मिलेंगे। कुछ ही बैंड्स मिलने के बाद डिफ्रैक्शन का पैटर्न पूरी तरीके से फेड हो जाएगा और वो हमको दिखेगा भी नहीं, जबकि इंटरफेरेंस काफी अच्छा सा एस्टैब्लिश्ड पैटर्न हमें बना के देता है। इंटरफेरेंस में फ्रिंज विड्थ जैसी चीज होती है, कैपिटल एक्स इज इक्वल टू लैम्बडा कैपिटल डी डिवाइड बाय स्मॉल डी। यहाँ पर फ्रिंज विड्थ जैसी कोई चीज नहीं है। हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा क्या है, और इंटरफेरेंस की कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव कंडीशंस n लैम्बडा और 2n-1 लैम्बडा बाय 2 है, जबकि डिफ्रैक्शन की कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव कंडीशन बिल्कुल अलग है। प्रिंसिपल मैक्सिमा तो 0 पे आएगा, सेकेंडरी मैक्सिमा जो आता है वो 2n+1 लैम्बडा बाय 2 पे आता है, जबकि मिनिमा जो है सेकेंडरी मिनिमा वो आता है n लैम्बडा पे। क्वाइट अ रिवर्स रिलेशंस व्हाट वी हैव गेटिंग इन केस ऑफ इंटरफेरेंस। बट याद रखना इंटरफेरेंस में 2n-1 लैम्बडा बाय 2 था और यहाँ पे हम शुरुआत में 2n+1 लैम्बडा बाय 2 करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जिसे हमें अच्छे से याद रखना चाहिए कि कैसे बैंड्स बन रहे हैं और किस तरीके से इनके डिस्क्रिप्शंस हमारे सामने आते हैं। आर थिंग्स क्लियर? अब आइए कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं बड़ी तेजी से लेना चाहूंगा एंड ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं ये बोर्ड्स की एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपके सामने रख रहा हूं। तो कुछ एक्सेसिव सॉल्यूशंस मैं नहीं समझता कि मुझे देने पड़ेंगे, बस फॉर्मूला और थोड़ा बहुत हल्का फुल्का कैलकुलेशन मैं आपके सामने रखूंगा, रेस्ट यू आर सपोज टू डू इट। एक टेलीस्कोप है जिसका ऑब्जेक्टिव डायमीटर 2.5 मीटर है, तो बेटा ये जो चीज है ये n होता है, दिस इज n, या कह लीजिए Na या कह लीजिए a। एंगुलर रेजोल्यूशन क्या है इसका, व्हेन इट इज ऑब्जर्व्ड एट 5500 एंगस्ट्रॉम, तो आपने निकालना है d थीटा, आपको याद है 1.22 लैम्बडा डिवाइडेड बाय a। कर सकते हैं इसको? यस। ठीक है, कितना आसान है। अब देखो इसने ये नहीं पूछा कि भाई रिजॉल्विंग लिमिट क्या है, थोड़ा सा अलग अंदाज में पूछा इसने कि एंगुलर रेजोल्यूशन क्या है। आइए एक और देखते हैं। I'll be a little quick in dealing with the questions because इसमें मुझे नहीं लग रहा है कि भाई मेरा पर्सनल कुछ सॉल्यूशन देने की जरूरत है यहाँ। What is the minimum angular separation, मतलब रिजॉल्विंग लिमिट हो जाती है टेलीस्कोप। हाँ, क्वेश्चंस में इस बात का जरूर ध्यान दें कि टेलीस्कोप है या माइक्रोस्कोप है। Used to observe them with an objective of aperture 20 centimeter and a wavelength of 59600 angstrom। तो इस केस में भी आपने यही निकालना है, d theta is equal to 1.22 लैम्बडा डिवाइडेड बाई a। यहाँ पर ये फैक्टर a है, ये फैक्टर लैम्बडा है। सेम यूनिट में से आप कन्वर्ट कर लें, मीटर्स में ले आए,
और फिर याद रखें कि आपका फाइनल आंसर जो है वो रेडियन में आएगा। ठीक है, कैलकुलेशन पूरा करें एंड द आंसर विल बी इन रेडियन बिकॉज इट इज नथिंग बट एन एंगल। एक और देखते हैं, आए। A converging lens of a telescope is 3 सेंटीमीटर in diameter। तो 3 सेंटीमीटर है इसका डायमीटर। तो ये चीज जो है ये A है। फोकल लेंथ F गिवन है। Angular separation, what angular separation must the two distant point objects have to satisfy the Rayleigh's criteria? तो यहाँ पे सिर्फ रेलीज क्राइटेरिया की बात चल रही है। सो डी थीटा इज इक्वल टू लैम्बडा बाई ए, और ये रहा आपके लिए लैम्बडा। तो पार्ट ए क्लियर हो गया, कर सकते हैं ना बेटा ये? Yes. Now, how far apart are the diffraction centers of the diffraction pattern in the focal plane of the lens? तो आप देखें, ये लेंस होगी, ठीक है ना। मैं पूरी इमेजेस तो नहीं बना रहा हूं, बस हल्का फुल्का एक रिप्रेजेंटेशन करने जा रहा हूं। तो ये एक है, और इसके बाद ये दूसरा वाला एक है। आप मुझे ये बताएं कि इन दोनों में मिनिमम गैप कितना होना चाहिए? Lambda by वो एंगल में हुआ, lambda d by a. लैम्बडा एफ F बाई by ए। डिस्टेंस में अगर हम गिनेंगे तो सोचें, Yes. आया नहीं आया समझ में? या इनफैक्ट आप इसको डी भी बोल सकते हो अगर डिस्टेंस बिटवीन द लेंस एंड स्क्रीन गिवन है तो। तो फिलहाल तो फोकल लेंथ का पॉइंट है, तो अगर हम इसे डिस्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखें, यानी कि एक्स के तरीके से लिखें, तो आंसर आ जाएगा लैम्बडा एफ बाई ए, वेयर एफ इज द फोकल लेंथ। तो कन्वर्जन कर लें इसको मीटर्स में प्रॉपर तरीके से और एक्स का आंसर निकालें। कर पा रहे हो ना? Yes. Okay, let's go to the next question. The semi-vertical angle of a cone of a ray incident on the objective of microscope. Now the question has been changed. Microscope है, 20 डिग्री का इसमें सेमी वर्टिकल एंगल है, वेवलेंथ है 6000 एंगस्ट्रॉम। कैलकुलेट द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट ऑब्जेक्ट्स व्हिच कैन बी जस्ट रिजॉल्व्ड। तो हमें रिजॉल्विंग लिमिट इस्तेमाल करनी है, बट याद रहे इस बार माइक्रोस्कोप की बात चल रही है। सो डी इज इक्वल टू, क्या आएगा आंसर? 1.22 divided by 2 times of sin alpha, सॉरी लैम्बडा। क्लियर हो गया ये? बस खत्म। साइन अल्फा, ये रहा आपका अल्फा का वैल्यू यहाँ पे, ठीक है, ये रहा लैम्बडा का वैल्यू, नथिंग एल्स, दैट्स इट। मल्टीप्लाई करें पूरा, आंसर निकालें। डी का आंसर कुछ मीटर आ जाएगा, पावर्स आप 10 की यहाँ पे प्रॉपरली अप्लाई कर लें। तो आप देख रहे हैं फाइनली कि ये कितने सिंपल और आसान से हैं क्वेश्चंस, जिसमें हमको कोई खासा जोर भी देने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि ये सारे क्वेश्चंस जो हैं कुछ हद तक बोर्ड्स की एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। सोडियम लाइट है 5890 एंगस्ट्रॉम यूज कर रहे हैं माइक्रोस्कोप के लिए अंडर ए न्यूमेरिकल अपर्चर ऑफ एन ऑब्जेक्टिव। तो ये जो न्यूमेरिकल अपर्चर वर्ड इस्तेमाल करा ना बेटा, तो इसने हमने डायरेक्टली एनए दे दिया है। फाइंड द लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन एंड रिजॉल्विंग पावर। तो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन यानी कि रिजॉल्विंग लिमिट हो गई। रिजॉल्विंग लिमिट जहां तक मैं समझ रहा हूं 1.22 लैम्बडा डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ Na, क्या कहते हो? Yes. तो ये रहा आपका लैम्बडा का वैल्यू, यहाँ पे गिवन है ये लैम्बडा, ठीक है। Na गिवन है, लैम्बडा गिवन है, पुटअप करें, आंसर निकालें। और एक बार आपको रिजॉल्विंग लिमिट मिल जाती है तो आपने रिजॉल्विंग पावर लेनी है इनवर्स ऑफ रिजॉल्विंग लिमिट। ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, जो भी आंसर यहाँ आया उसका इनवर्स देखना है। ठीक हो गई बात? Yes. Okay, and now let's take the another question. What minimum distance between the two objects which can be resolved by a microscope having, आना चाहिए hanging की बजाय, having the visual angle of 30 degree। तो ये जो टोटल कोन एंगल है ना 30 डिग्री है, तो अल्फा जो होगा ना ये 30 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि कितना होगा? 15 डिग्री। वेवलेंथ ऑफ लाइट है लैम्बडा। मिनिमम डिस्टेंस यानी कि रिजॉल्विंग लिमिट निकालना है, क्या आंसर होगा? 1.22 साइन अल्फा, खत्म, दैट्स इट। अब कई बार ना मुझे एक डाउट आता है यहाँ पे, जब मिनिमम पूछ रहा है ना तो ये 1.22 भी नहीं आएगा, खाली लैम्बडा अपॉन 2 साइन अल्फा, सेल्फ इल्यूमिनेटिंग ऑब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से।
समझ रहे हो? यहाँ भी 1.22 की बजाय खाली लैम्बडा, बट इसमें थोड़ा सा मुझे एम्बिगियस लगता है क्योंकि क्लियर स्टेटमेंट दिया नहीं है इन्होंने, सेल्फ इल्यूमिनेटिंग है कि नॉन इल्यूमिनेटिंग है, हमको लाइट देनी है कि लाइट उसी से आ रही है। तो मैं यूजुअली इसको 1.22 के साथ यूज करता हूँ, ठीक है। देखें नंबर 7. Now this will be the last question for this chapter and this chapter will end. The star is emitting a light of wavelength 5000 angstrom. Determine the limit of resolution of a telescope having an objective of diameter. यहाँ फंसा दिया है इसने 200 इंच, यहाँ फंसा दिया है। तो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन यानी कि आपको रिजॉल्विंग लिमिट निकालनी है जो कि डी थीटा होता है, जो कि होता है 1.22 लैम्डा डिवाइडेड बाई ए। तो ये तो हो गया बेटा लैम्डा, इसका टेंशन खत्म हुआ। अब बात है ये ए कितना है, तो क्या हम ऐसे लिखें कि ए इज इक्वल टू 200 इंच? यस, बट हम ये 200 इंच यहाँ यूज नहीं कर सकते ना, बिकॉज इंच इज नॉट द ऐसा यूनिट ऑफ डिस्टेंस, और हमको तो यहाँ ऐसा यूनिट चाहिए ताकि हम आंसर पूरा निकालें रेडियन में। आफ्टर कैलकुलेशन ये आंसर आना चाहिए रेडियन में। तो अब हमें इसका कन्वर्जन याद रखना चाहिए। याद रखें कि 1 इंच इज इक्वल टू, एज आई रिमेंबर, 2.54 सेंटीमीटर। कितना होगा 1 इंच इज इक्वल टू? तो 100 इंच कितना हो गया? 254 सेंटीमीटर। 2 जीरो बढ़ा दो और क्या। तो 200 इंच कितना होगा? नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से भी कर सकते हो तुम, कोई प्रॉब्लम नहीं। 250 डबल किया 500, 508। ठीक होगी बात। तो अब लैम्बडा आपने ये कन्वर्ट करना है 5000 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, और ये आपने 508 सेंटीमीटर है, उसको भी आपने मीटर में कन्वर्ट करना है, यहाँ पे पुटअप करना है, आपका आंसर आ जाएगा कैलकुलेशन करने के बाद। ठीक है, so this is what all about the chapter of wave optics. I guess इसमें around 23-24 hours के lectures अपने conduct हुए पूरे, और right from beginning the Newton's corpuscular theory to the reflection phenomena, refraction phenomena, wavefront conditions, Huygens theory, interference की पूरी theory, polarization, diffraction, and finally we end up by discussing the resolving power and limits of telescope and microscope. So रुक जाए फिर यहाँ पे।